अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आपके सवालात के जवाबात के सिलसिले में हाजिर हो रहे हैं, तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहला जो आज का मैसेज है, आज से मुराद आज से 4 दिन पीछे का है, लेकिन चूंकि सवालात बहुत ज़्यादा हैं तो हम ज़रा थोड़ा सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। ये गेमर बॉय का है, कहते हैं जी कि इन माई व्यू टुडे वाज अ बैड डे फॉर द मार्केट. 61 point OGDC PPL went cap as soon as the market opened and was 400 plus and closed negative. So it's really lost 500 points. Many shares were short term selling to the scale with the investor. ठीक है जी, आपने जो भी लिखा है बिल्कुल ठीक एनालिसिस है आपका। आगे चलते हैं जी। और अगला सवाल है, वो कहते हैं जी FFL 7 रुपये 80 पैसे की बाइंग है। तो यार और क्या चाहिए आपको, पुरसुकून होके बैठे। कोई ज़्यादा वो पंजाबी में कहते हैं ना, काली करने की ज़रूरत नहीं है शेख साहब। उसकी वजह ये है कि देखिए इस वक्त फूड सेक्टर जो है वो ज़ेरे अताब क्यों आया हुआ है। ख़ास तौर पर आप ऐसी कंपनीज जो कि मीट का कारोबार करती हैं, द ऑर्गेनिक मीट हो गया, फौजी फूड हो गया, अल शहीर हो गया, क्या वजह है इनके ऊपर क्यों ज़ेरे अताब आए हुए हैं? इसलिए कि इन दिनों पाकिस्तानी मीट के ऊपर थोड़ा पाबंदियाँ लगी हुई हैं, शायद आपके लम्बे हो। जब वो पाबंदियाँ निकल जाएंगी तो इंशाल्लाह सिलसिला बेहतर हो जाएगा। 780 की बाइंग है, सो जाएं कि कुछ ज़्यादा उखाड़ पछाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलें जी। और मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, कहते हैं जी कि थैंक्स, नाइस एनालिसिस कंपनी प्लीज़। ठीक है जी। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने का आसान तरीका ये है कि आप उसका एंड बैलेंस देखें, क्योंकि वो फाइनेंशियल शीट बड़ी लंबी होती है, उस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड बैलेंस देखें कि कंपनी की सेल कितनी हुई है, परचेज कितनी हुई है, कंपनी के ज़िम्मे जो है वो क्या कहते हैं जी उसको, वाजिबुल अदा जो कर्जे हैं वो कितने हैं। बस ये 2-3 चीज़ें मोटी मोटी देखें, बस ज़्यादा लंबे चौड़े चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी। और अगला सवाल है असद साहब का है, कहते हैं जी कि घबराने वाली बात है भाई, क्या हो गई, करेक्शन आ रही है। अच्छा आगे, अब तो ज़रा तो कहते हैं जी कि करेक्शन आ रही है, आप झूठी तसल्लियाँ ना दो, कल देख लेना। सर हम तो जब भी कोई पोजीशन बनती है हम आपको बता देते हैं, झूठी तसल्लियों वाली तो बात ही कोई नहीं है। हमने कौन सा को अपनी कंपनी के शेयर बेचने होते हैं। आगे चलते हैं जी। और अगला सवाल शामिल करते हैं, अहमद फयाज साहब हैं, गुड, बहुत शुक्रिया जी। आगे चलें। अगला सवाल जो है वो है अली रज़ा साहब का। अली रज़ा साहब बड़े अच्छे सवाल जो है वो पूछते हैं, कहते हैं जी कि यानी हमें किन हालात में अलर्ट होना चाहिए। अच्छा इससे पहले भी कुछ लिखा होगा कि सर किन किन हालात की वजह से मार्केट नीचे आती है, जैसे गवर्नमेंट में कोई तब्दीली, शायद इसके नीचे भी है कुछ इसी तरह, ईद या कोई बड़ा त्यौहार, क्रिकेट मैच या कोई त्यौहार, इन दिनों में क्या मार्केट ऊपर जाती है या नीचे आती है। यार देखिए इसमें ना 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है अली रज़ा साहब। बात ये है कि अमीर आदमी जो है ना उसको तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन गरीब आदमी जो है उसके हालात अच्छे हों और अमीर आदमी के बुरे हों तो फिर अमीर आदमी का भी जो नज़ला है वो गरीब आदमी पर गिरता है। ऐसे ही कुछ हालात जो हैं वो हमारे और हमारी मार्केट के हैं। अगर हमारे इंटरनली अपने अंदरूनी हालात अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता ख़राब होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, तो हमारी मार्केट इफ़ेक्ट होती है। और अगर इंटरनेशनली कोई हालात ख़राब होते हैं तो फिर भी हमारी मार्केट जो है वो इफ़ेक्ट लेती है उस चीज़ का। तो इसलिए चूँकि अभी हमारे मामलात जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम बहुत सारे मामलात में डिपेंडेंट हैं, इसलिए हमें अपने कान और आंखें दोनों खुली रखने की ज़रूरत है। ना सिर्फ कि हमें अंदरूनी मामलात को देखना होगा बल्कि हमें बैरूनी हालात को भी देखना होगा। अगर हम इन दोनों चीज़ों पर नज़र रखेंगे तब जाके कहीं हम मार्केट के बारे में कोई राय कायम कर सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की जो मार्केट है ये अंदरूनी और बैरूनी दोनों हालात से मुतासिर होती है, तो इसलिए दोनों के ऊपर नज़र रखनी ज़रूरी है। आगे चलते हैं जी। और अगला सवाल जो है वो है
पता नहीं क्या नाम है जी, कहते हैं जी कि सर यू यूज सम टेक्निकल वर्ड्स लाइक MACD RSI एंड हिस्टोग्राम, प्लीज एक्सप्लेन। ये हम करते रहते हैं जी एक्सप्लेन हर वीडियो के अंदर ही तकरीबन। आगे चलते हैं जी, मोहम्मद दानियाल चौधरी साहब हैं, कहते हैं जी कि सर क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई शेयर किस मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, अ, अगर हम ये देखना चाहें कि किस मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है, बस मिसाल के तौर पर आप जो है FCCL को ले लें। FCCL को ले लें तो वो जिस जगह पे ट्रेड हो रहा है वो मेरा ख्याल है शायद अपनी EPS के मल्टीपल से ज़्यादा पे ट्रेड हो रहा है। इसी तरह कुछ कंपनीज आप ये देखेंगे कि जिसकी नेगेटिव EPS है। अब अगर EPS नेगेटिव में है तो उसको आप मल्टीप्लाई में 10 करेंगे तो वो तो 10 रुपए से भी नीचे आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए मल्टीपल्स पे देखना है, उसके साथ साथ आपने मार्केट के हालात को भी देखना है। अब मिसाल के तौर पर अगर एक शेयर है वो आप देखते हैं जी कि उसकी EPS जो है वो फर्ज कीजिए कि 4 रुपए है। आप कहते हैं अच्छा जी इसको मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई पे कर लिया और ये 40 रुपए इसकी फेयर वैल्यू बनती है। अब आपने तो ये समझ लिया, फार्मूले के मुताबिक बात समझ में आ गई। अब फर्ज कीजिए कि इस वक्त वो शेयर जो है वो 25 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन सर इसके साथ साथ आपने मार्केट के इंडेक्स को भी देखना है। ये मत भूलिए कि इंडेक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आपने हमेशा हर चीज को आपस में लिंक करना है, देन आपने डिसीजन मेकिंग करनी है कि कोई चीज जो है वो मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है, फिर भी वो वारे में है या नहीं है। अच्छे हालात हों तो मल्टीपल्स को देखना बहुत जरूरी है, बुरे हालात हों तो सिर्फ मल्टीपल्स की बेस के ऊपर डिसीजन नहीं करना। मल्टीपल जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया है आपको मार्केट के शेयर की एवेल्युएशन करने के लिए, लेकिन सिर्फ एक बुनियाद के ऊपर शेयर्स नहीं खरीदे जा सकते। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो दोबारा फिर सवाल पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर एक्सप्लेन कर देंगे। खिजर हया साहब हैं, कहते हैं जी कि सर हाउ टू कैलकुलेट इंडेक्स पॉइंट KSE 100 माइनस 61 पॉइंट्स। सर ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा फार्मूला है, इसके ऊपर इंशाल्लाह कोई वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अमजद साहब हैं, कहते हैं जी कि काइंडली मेक ए वीडियो ऑन बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शेयर्स, मिनिमम एक्सपेक्टेड डिविडेंड प्लस कैपिटल टू बी मोर देन 20% फॉर लेट्स से 10 ईयर्स प्लान। सर देखिए मैं कई मरतबा ये बात जो है वो वीडियो में गुजारिश कर चुका हूँ कि शेयर्स को टाइम के साथ नथी करने के हक में मैं नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि आप अगर शेयर्स का हिसाब लगाएं तो बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो 5 साल के बाद अपनी उसी जगह पर आ जाते हैं जहां से वो चले थे। तो 10 साल के बाद आपके हाथ में क्या आएगा, कुछ भी नहीं। तो इसलिए चीज़ों को वक्ती तौर पर देखें या मुस्तकबिल करीब में देखें। 10, 15, 20 या 25 साल तक की मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आगे चलते हैं जी, और जमील खान साहब हैं, कहते हैं जी कि डेरी सर आई रियली अप्रिशिएट। सर मैं अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता हूं कुछ इस तरह से कि एक स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अमाउंट लेता हूं और उसमें 25% बाइंग करता हूं। सर ये आप जिस स्ट्रेटजी के तहत जो है वो मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, इसी को फॉलो करते रहें, इंशाल्लाह अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा आपका। आगे चलते हैं जी, और सर किसी शेयर का RSI कैसे मालूम करते हैं। यार देखिए बड़ा आसान है, ये कोई मुश्किल तो है नहीं। इसी वक्त अगर मुझे कहीं से मिल जाता है तो फूड आपका खुल गया। अब यहाँ पे आप जाइए, ये होते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है ना। यहाँ पे आप जाके देखिए, लिखिए RSI, ये आ गया आपका RSI। ये नीचे जाएंगे तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पर आपको बता रहा है कि इस वक्त जो है इसका RSI कितना है, 46.88। तो बड़ा इजी है, किसी भी स्टॉक को आप सिलेक्ट करें, उसके आप कैंडलस्टिक चार्ट पे जाइए, इंडिकेटर्स पे जाइए, इंडिकेटर पे जाके आप RSI को सिलेक्ट करें तो वो इंडिकेटर उस शेयर के ऊपर लग जाएगा और उसकी रीडिंग जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं जी, और अगला सवाल है जिशान साहब का, अगर किसी स्टॉक का अपर लॉक लगे तो क्या हमें नेक्स्ट डे बाय करना चाहिए या नेक्स्ट डे उसको
देखिए ये डिपेंड करता है कि जो शेयर है वो अपर लॉक लगा किस वजह से है। क्या सिर्फ अपनी किसी न्यूज़ की वजह से लगा है, या मार्केट पूरी चलने लगी है, पूरा सेक्टर चल रहा है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर आपने ये डिसीजन करना होता है कि कल आप इसमें बाय करें या ना करें। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये देखना होगा कि वो शेयर जो है वो अपने किस पोजीशन पर है। क्या वो यहाँ पर जाके अपर कैप तो नहीं हुआ, या वो यहाँ पर जाके अपर कैप तो नहीं हुआ, तो वो अपने बॉटम से कितना ऊपर है। इस इन दो चीज़ों को ज़रूर ज़हन में रखें कि क्या मार्केट की वजह से है, या अगर उसकी इंडिविजुअल उसकी ग्रोथ है तो वो अपने स्ट्रक्चर के किस लेवल पर है। अगर तो हाई पे खड़ा है तो फिर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर नीचे हो तो फिर उसमें रिस्क लिया जा सकता है। आगे चलते हैं जी। अगला सवाल जो है वो फिर ज़ीशान साहब का है। नहीं, ज़ीशान साहब का सवाल हो गया। नहीं, ज़ीशान साहब ने काफ़ी सवाल लिखे हुए हैं जी। चलें सारे पढ़ लेते हैं जी। सर आपने पी आपसे रिक्वेस्ट है कि फिल्पी वगैरह को भी डिस्कस किया करें। ठीक है सर, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे जी। सर आपसे रिक्वेस्ट थी कि कैंडल जो पैटर्न और फॉर्मेशन बनती है आपको ज़रूर डिस्कस किया करें। ठीक है सर, वैसे कोशिश हम ये करते हैं कि डेली जो है वो कैंडल स्टिक चार्ट को डिस्कस किया जाए। ज़ीशान साहब फिर है जी, डिस्कस करें शेयर्स कितने बाय या सेल हुए। ठीक है जी, करेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल रहमान साहब का मैसेज है, कहते हैं जी कि सर पीएसओ में बाइंग है 240 की। सर आपकी 240 की बाइंग है, पहली फुर्सत में जितने पैसे पास हैं वो इसमें डालिए और 160 के आगे पीछे इसको खरीदिए। एमएसीडी की सेटिंग को डिस्कस करें। ठीक है सर, इंशाल्लाह करेंगे ज़ीशान साहब। आगे चलते हैं। अब्दुल रहमान साहब कहते हैं जी कि अच्छा ये हो गया। फिर ज़ीशान साहब का एक और मैसेज है, स्टॉप लॉस कैंडल को अकॉर्डिंगली होना चाहिए या प्राइस की परसेंटेज के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। कैंडल के अकॉर्डिंगली होना चाहिए जी। ज़ीशान साहब पूछते हैं स्टॉप लॉस का टारगेट, कुछ लोग जो है वो 1-3 का रखते हैं। आप देख लीजिए, अगर आप शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं तो फिर आप, मेरा ख्याल है कि अगर आपको 1-2 से भी मिले तो ठीक है, थोड़ा सा बड़ा टारगेट हो तो 1-3 मुनासिब होता है। अब्दुल वहाब साहब हैं, ये इन्होंने कहा जी कि ये आप रोज कहते हैं कि मार्केट उठ जाएगी। सर मैंने कहा, कब कहा रोज के मार्केट उठ जाएगी मैं तो गुज़िश्ता जैसे ही 46,000 पे थी तो मैं तो ये कह रहा था कि 47.5 की जो रेंज बनती है वहां पे सेल करना चाहिए। फिर 2 दिन पहले जो था वो मैंने कहा कि जी मार्केट की जो कैंडल है वो मुझे तो अच्छी नहीं लग रही, हालात जो है वो ठीक नहीं है। तो हमारी तरफ से तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आगे चलते हैं जी। और इफ्तिखार अहमद साहब हैं, क्या हाई इंटरेस्ट रेट में मार्केट का मल्टीपल चेंज होता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो किसी भी जगह पर खड़ा नहीं रहता। हर जो है वो पहले 3 महीने के बाद होता था, अब तो सुना है वो 1.5 महीने पे आ गया है। तो और पिछले दिनों तो खैर उन्होंने रात को सोए हुए उठ के जो है वो आपकी बेसिस पॉइंट में इजाफा कर दिया था। तो रोज रोज अगर हम मल्टीपल चेंज करने लग जाएंगे तो फिर तो हो गए काम। हाँ, अगर किसी जगह पे कांस्टेंट हो जाता है आपका इंटरेस्ट रेट तो यस, फिर हम अपने मल्टीपल्स को जरूर दोबारा रिव्यू करेंगे। ज़ीशान साहब फिर कहते हैं जी कि सर जीजीएल का एनालिसिस कर देंगे जी इंशाल्लाह जिस दिन टाइम लगा। आगे चलते हैं जी। सुल्तान साहब है, मेहरबानी सर आपकी। असद साहब हैं, कल कहा था झूठी तसलियां ना दिया करें। अच्छा जी, ठीक है सर, नहीं देंगे आपको, बेफिक्र रहें। आगे चलते हैं जी। और उमर साहब हैं, कहते हैं जी कि व्हाट इज पोस्ट सेशन इन पीएसएक्स। यार ये पोस्ट सेशन का मतलब ये होता है, एक प्री सेशन होता है, एक पोस्ट सेशन होता है, एक ऑफ मार्केट ट्रेड भी होती है। ठीक है ना। अब ये सारे मामला जो हैं ये हमारे और आपके लिए नहीं है, ये ब्रोकर्स के लिए हैं। ये बड़े बड़े लोगों के काम है जी, ये कुछ कार्रवाइयाँ भी डालते हैं ऑफ मार्केट में। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आप इसको छोड़ें। एनीथिंग कहते हैं जी कि पीआरएल की 14 की बाइंग है, 5,000 शेयर कर देने चाहिए। आधे आधे शेयर जो हैं वो कल पहली फुर्सत में सेल करें और उसके बाद इंशाल्लाह 20 पे जाएगा तो सारे इसमें से एग्जिट ले लीजिएगा।
अगला सवाल जो है वो मोहम्मद यासिर साहब का है। वो कहते हैं जी कि वाई इज स्टेइंग मार्केट, वाई इज स्टेइंग मार्केट। तो सर निकल जाइए, हमने आपसे कब कहा कि आप मार्केट में बैठे रहिए? जब आपका दिल करे आप उसमें से एग्जिट ले लीजिए। आगे चलते हैं जी। और आमिर साहब हैं। सर नहीं, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई, आमिर साहब दोबारा लिखिएगा। फवादुल्ला साहब हैं, दुबई से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका बता दें। बड़ा आसान तरीका है जी, रोशन डिजिटल अकाउंट खोलिए और उसके बाद जो है वो अपना अकाउंट ओपन करवाइए। बस सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा मुश्किल तो अब रहा नहीं। आसिफ हमीद साहब है, रोशन डिजिटल अकाउंट, अच्छा उन्होंने जवाब दे दिया जी इन्होंने। फवादुल्ला साहब कहते हैं जी कि नहीं, हो गया जी ये सवाल, 2 बार हो गया। आगे चलते हैं जी। मोहम्मद अदनान हनीफ साहब हैं, कहते हैं जी कि प्लीज़ एक्सप्लेन वाई मार्केट इज़ रेंज बाउंड सिंस लास्ट 5 ईयर्स, 17 से लेकर 22 तक KSE 100 इज स्टिल लोअर देन इट्स वैल्यू। जबकि वो कहते हैं जी कि कंपनीज परफॉर्मेंस इज फॉर बेटर देन 2017। बड़ा अच्छा सवाल है जी मोहम्मद अदनान साहब का, और ये जो है ये आज के दिन का हमारा आखिरी सवाल होगा। देखिए अदनान साहब ने ये पूछा है कि इस वक्त मार्केट जो है वो इतनी बुरी परफॉर्म क्यों कर रही है जबकि कंपनीज जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। सर ये अभी इसी वीडियो के शुरू में मैंने एक बात कही थी कि सर हमारी मार्केट ना सिर्फ कि अपना प्रेशर लेती है बल्कि दूसरों का प्रेशर भी लेती है। तो जब दोनों किस्म के प्रेशर जो है वो हमारी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं तो फिर हालात इसी तरह के बनते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर कंपनीज तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन कंपनीज को जिन लोगों ने पॉलिसी गाइडेंस देना होती है, पॉलिसी स्टेटमेंट देना होती है, सर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। दुनिया के अंदर जो कंपनीज और ममालिक जो है वो तरक्की करते हैं, वो उनकी हमेशा पॉलिसीज जो हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं, वो हर दूसरे दिन तब्दील नहीं होती। तो हमारे यहाँ बेसिकली जो प्रॉब्लम है सारा का सारा वो मिस मैनेजमेंट का है। मिस मैनेजमेंट होने की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो हमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं मिलती, जिसकी वजह से आए दिन जो है वो चीज़ें ऊपर नीचे जब होती हैं तो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी मार्केट पर होता है। अब आप ये देखिए कि क्यों मार्केट जो है वो थोड़ा बेहतर होती है जिस वक्त गवर्नमेंट के अंदर तब्दीली आई है, क्यों मार्केट जो है वो थोड़ा स्टेबल नज़र आई। उसकी वजह ये थी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, अब फिर चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सरकना शुरू हो गई हैं। तो स्टेबिलिटी जो है, पॉलिटिकल और लॉ एंड ऑर्डर की स्टेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप गुज़िश्ता 5 साल का जायज़ा ले लीजिए पाकिस्तान का, आप उसी के अंदर सारा एनालिसिस कर लेंगे कि हमारी मार्केट स्टेबल क्यों नहीं हो पा रही। तो इसलिए आप हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर किसी बंदे को किसी जगह से कम प्रॉफिट मिल रहा हो, अब ये मैं उस एक एग्जांपल और उसके बाद वीडियो की क्लोजिंग होगी। आप अपनी ही एक मिसाल लीजिए, अगर आपको कोई बंदा ये कहे जी कि आप मुझे 1 लाख रुपया दें और साल के बाद मैं आपको 10% प्रॉफिट दूंगा, लेकिन इसमें आपको श्योरिटी हो कि जी बिल्कुल हालात ठीक हैं, बंदे के ऊपर बड़ा एतमाद है, तो आप उसको, एक तो आपके पास ऑप्शन ये आ जाती है। अब दूसरी ऑप्शन आपको किसी जगह से ये मिलती है कि जी 1 लाख पर हम आपको 30,000 रुपये प्रॉफिट देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क होगा, मामलात का, उसके बिजनेस का, उसके इर्द गिर्द के हालात का, उसके बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं होगी। तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? जहाँ पे सेफ एंड सिक्योर हो। यही पोजीशन होती है कि जिस ममालिक के अंदर हमारे यहाँ से पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट में से जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो क्यों निकल गया, यही वजह थी कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नमेंट की तरफ से स्टेबल ना होना। तो इसलिए स्टेबिलिटी जो है किसी भी मुल्क के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 5 साल का गुज़िश्ता जायज़ा लेके देखें ना कि डॉलर उठ के कहाँ से कहाँ पे चला गया। हर हफ्ते के अंदर डॉलर 5 रुपये यहाँ तो ऊपर होता है या 5 रुपये नीचे होता है। तो जब तक ये हम जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आपस में एक ट्राइएंगल बनता है। तो जब तक ये चीज़ें स्टेबल नहीं होती तब तक मामलात जो है वो भी हमारे इसी तरह से चलते रहेंगे और मार्केट परफॉर्म नहीं कर सकेगी। अल्लाह हाफिज़।